सेक्रेटरी बाय गुलफाम अली राजी में आज करंट अफेयर्स का सेशन है और आज की वीडियो में या आज की क्लास में हम आप लोगों से इसराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे पर बात करेंगे। और हर वीडियो में मैं कहता रहा हूँ, इस बार फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश कम से कम। पहले स्टोरी बताएंगे आपको, स्टोरी इस तरह से बताएंगे, आप यूपीएससी मेंस के लिए लिखें, स्टेट पीसीएस मेंस के लिए लिखें या प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें या किसी भी स्टेट के वनडे एग्ज़ाम, खास करके आजकल यूपी उत्तराखंड जो आर एग्ज़ाम आ रखे हैं, उसके जो फॉर्म आ रखे हैं, उसके लिए आपको प्रिपरेशन कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप सारा इसको एज ए होल देखेंगे तो ये जो बेस्ड है यूपीएससी मेंस के लिए है और स्टेट पीसीएस मेंस के लिए है। इसी में से आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। अब देखिए ना, बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो रहा है। 7 अक्टूबर से ये अटैक शुरू हुआ है, हमास ने इसराइल पर अटैक किया। उसके बाद से घटनाएं जो हैं तेज़ी से बदल रही हैं और ना जाने कितनी क्लासेस, ना जाने कितने टीचर, ना जाने कितने चैनल, सभी अपने अपने इस तरह से उसको बता रहे हैं। सभी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में चीज़ों की खिचड़ी पक गई है। क्या है अल-अक्सा मस्जिद, क्या है ओल्ड टेम्पल, क्या है न्यू टेम्पल, क्या है किंग सोलोमन, क्या है हज़रत इब्राहिम, क्या है हज़रत मोहम्मद साहिब, क्या है जीसस क्राइस्ट, इन सब के बारे में। इसके अलावा लेबनान, सीरिया, फ़लस्तीन कहाँ है, हमास क्या है, फ़तेह क्या है, दावा क्या है, बाथ पार्टी क्या है, इसमें सद्दाम हुसैन से लेकर के अब तक जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन सब के क्या रोल रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे एक ही 40-45 मिनट की क्लास में आपको इसके हर पहलू से जानकारी दे दें। तो सबसे पहले दुनिया के नक्शे में देखते हैं कि ये हैं कहाँ आखिर। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर नंबर 1, 2 और 3 मैप बनाए हैं। इसमें चौथा मैप मैं गाज़ा स्ट्रिप का बनाऊँगा अलग से, अभी इसमें जगह नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही सीमित हैं, तो इसी से काम चला रहे हैं, तो आप भी इसी से काम चलाइए, ठीक है, ओके। सबसे पहले वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर आपको यहाँ अफ्रीका और वेस्ट एशिया और यूरोप का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और यूरोप का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको अपना देश भारत भी दिखाई दे रहा होगा, ओके। अब अफ्रीका में अब बिना समय गंवाएं तेज़ी से थोड़ा सा चलते हैं आगे को। ये है अफ्रीका कोस्ट है। आपको पता है इधर अटलांटिक ओशन यानी कि अंध महासागर है, ये हिंद महासागर रहा, ये सारा का सारा हिस्सा हिंद महासागर का रहा, ठीक है ना। और ये कौन सा सागर है, ये वाला भूमध्य सागर। भूमध्य सागर किसके बीच में है, उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका के बीच में। इसके अलावा आप इसे ये भी कह सकते हैं कि भूमध्य सागर के इधर ईस्ट में एशिया भी है। भूमध्य सागर के इधर ईस्ट में एशिया है और इधर वेस्ट में अटलांटिक ओशन खुद है। भूमध्य सागर किसका पार्ट है, मेडिटेरेनियन सी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। आमतौर पर हम लोग मेडिटेरियन बोल देते हैं, लेकिन इसकी सही जो स्पेलिंग है वो मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर एक्चुअली अटलांटिक ओशन या अंध महासागर का ही हिस्सा है। ये जो है ना आपका अंध महासागर, इधर आप देखेंगे ना, इधर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और ये मिडिल अमेरिका और यहाँ साउथ अमेरिका, ये हिस्से हैं। तो अफ्रीका, यूरोप और इधर अमेरिका के बीच में जो ओशन है उसे हम कहते हैं अटलांटिक ओशन। मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर जो है इसी अंध महासागर का हिस्सा है। भूमध्य सागर के उत्तर की ओर इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय कंट्री, ओके। साउथ में अफ्रीका है, ओके। अफ्रीका के मैप में मैंने आपको दिखा रखा है मिस्र, सूडान और ये क्या हुआ, इरिट्रिया, जिबूती, सोमा लिखा है, ये सोमालिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, मिस्र। इसमें ये जो आपका जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया है, इन्हें क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। सोमालिया समुद्री लुटेरों के लिए फेमस है, दुनिया के सबसे आसान क्षेत्रों में से एक है ना, ओके। उसकी बात फिर खैर कभी, फिलहाल बात है भूमध्य सागर। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, आप लोग कुछ की वर्ड्स ध्यान रखिएगा। कभी सिनाई पेनिनसुलर या सिनाई प्रायद्वीप की बात कर रहा है, कभी वो गल्फ़ ऑफ अकावा, कभी गल्फ़ ऑफ पर्शिया, कभी रेड सी की बात कर रहा है। बार बार कहीं गल्फ़ आ रहा है, कहीं पेनिनसुलर आ रहा है, यानी कहीं खाड़ी आ रहा है और कहीं आ रहा है प्रायद्वीप। तो ये क्या होते हैं, खाड़ी और प्रायद्वीप होता क्या है एक्चुअली। देखिए, जैसे आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, आप बताएं किसके बीच में मन्नार की खाड़ी। आपको पता होगा इंडिया के मैप में यहाँ पर ये रही मन्नार की खाड़ी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, है ना। मन्नार की खाड़ी ये रही, खंबात की खाड़ी ये रही और बंगाल की खाड़ी ये रही। जहाँ पर भी समुद्र का कुछ या बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन को काटकर अंदर की तरफ को चला जाए, ज़मीन को काट के अंदर की ओर चला जाए, उस हिस्से को हम कहते हैं गल्फ़ या खाड़ी।
ठीक है ना। जहाँ पर भी समुद्र का हिस्सा ज़मीन को काट के अंदर की ओर चला जाए उस हिस्से को हम खाड़ी गल्फ़ कहते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये हिस्सा जो है यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये अकावा की खाड़ी। यहाँ पर बड़े में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये है अकावा की खाड़ी, जहाँ पर जॉर्डन रिवर या जॉर्डन नदी लास्ट में जाकर के गिर जाती है। अल्टीमेटली ये रेड सी, और रेड सी किसका पार्ट है? इंडियन ओशन का पार्ट है। जॉर्डन रिवर अभी बात करूँगा जॉर्डन रिवर की। तो ये अकावा की खाड़ी रही। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं लाल सागर के पास यहाँ पर अदन की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी। तो आप फारस की खाड़ी अगर मैं इसको ऐसे डेड करूँ आपका ध्यान दिलाने के लिए, तो आप देखेंगे इंडियन ओशन का ही कुछ हिस्सा जो है इसको एक और ईरान, दूसरी तरफ अरब, इन देशों को काट कर अंदर तक चला गया। तो इसको हम कहते हैं फारस की खाड़ी। फारस आपको पता है ईरान का पुराना एक नाम फारस भी है। तो ईरान का एरिया इससे बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए ईरान या फारस के नाम पर इसको दे दिया है हमने नाम फारस की खाड़ी। ओके, ये है आपका रेड सी, है ना। इसका नाम रेड सी क्यों पड़ा फिर कभी बात। फिलहाल ये रेड सी है, ये फारस की खाड़ी है। रेड सी के आसपास आप देखें सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, मिस्र हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है सिनाई। इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई पेनिनसुला। ये इजिप्ट और इजराइल, मिस्र और इजराइल के बीच में हमेशा विवाद का विषय रहा है। इस समय ये मिस्र के कब्ज़े में है, मिस्र की टेरिटरी है ये। इसे अब देखो क्या नाम आया, प्रायद्वीप। आप लोग अक्सर सुनते हो ना दक्षिण भारत का प्रायद्वीप या दक्षिण प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुलर। पेनिनसुलर का मतलब क्या हुआ? ज़मीन का वो हिस्सा जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे पेनिनसुलर या प्रायद्वीप कहते हैं। आप देखें ना दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में ये रहा आपका हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। हालांकि ये सभी हिंद महासागर के ही अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन इनको अलग पहचान दिलाने के लिए इसे हम कह देते हैं अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर। तो ये तीन ओर से समुद्र से घिरा है, इसे हम कहते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। उसी तरह से ये गुजरात का कच्छ जिला है, गुजरात का कच्छ जिला है, ये भी तीन ओर से पानी से या समुद्र से घिरा है, इसको हम कच्छ प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। उसी तरह से मिस्र का ये जो हिस्सा है जो जिसका नाम है सिनाई, ये तीन ओर से पानी से घिरा है, ये तीन ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिनाई पेनिनसुलर या सिनाई पेनिनसुला या सिनाई प्रायद्वीप। समझ गए? ध्यान रहेगा ना। ये रहा आपका सिनाई प्रायद्वीप। ओके, तो सिनाई प्रायद्वीप, इजिप्ट, भूमध्य सागर, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, और ये रहा आपका रेड सी। रेड सी जो है इंडियन ओशन या हिंद महासागर का हिस्सा है, और इधर एशिया और इधर अफ्रीका, इन दोनों के बीच में है। ओके, मैं फिर बता दूं, मेरा आज प्रयास है कि ये जो आपका फ़िलिस्तीन या इज़राइल, आप चाहे पैलेस्टाइन कहें उसको या इज़राइल कहें, मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ फ़िलिस्तीन इज़राइल के क्या मुद्दे हैं, इज़राइल अरब का क्या विवाद है, क्या है मिडिल ईस्ट, क्या है वेस्ट एशिया डिस्प्यूट, ये सब क्या है अलग-सा। मैं आज 40-42 मिनट की वीडियो में इसको आपको बता करके चलूँगा। ओके, चलते हैं आगे। तो रेड सी किसके बीच में है? आप एक और एशिया और दूसरी ओर अफ्रीका। ओके, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को आप लोग डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं ना, अंध महाद्वीप। ओके, ठीक है साहब। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड सी से सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है, एक और इजिप्ट की और दूसरी ओर सऊदी अरब की। ओके, ये रहा सारा का सारा सऊदी अरब। ये आपका पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब एरिया में पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। ओके, चलिए साहब आगे चलते हैं। अब उसके बाद चर्चा में रहता है अक्सर, कहते हैं ना हमास को फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट कौन कर रहा है? कतर कर रहा है ना। कतर के पास ऐसा क्या है? कतर के पास जो है तेल और गैस बहुत ज़्यादा है। कतर के पास तेल और गैस बहुत ज़्यादा है, समझ ना, उसी से पैसा आ रहा है, कहते हैं ये उसको फंडिंग कर रहा है। ये रहा छोटा सा देश है कतर, फारस की खाड़ी में। कतर ये छोटा सा देश है। बहरीन, कतर, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, 12-13 रियासतों का समूह है, शारजाह, पुजैरा वगैरह वगैरह। तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। तो इसमें से UAE, कतर या बहरीन और कुवैत, ये सारे के सारे गल्फ़ कंट्री या खाड़ी देश कहलाते हैं। खाड़ी के देश संसार के नक्शे में इनको हम कहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ या खाड़ी के देश। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो सारे देश जिनकी सीमा फारस की खाड़ी से या गल्फ़ ऑफ पर्शिया से मिलती है, उन्हें हम कहते हैं खाड़ी देश। ओके, यहीं पर है कुवैत। सन 90-91 में कुवैत पर एक रातों रात इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सेना ने कब्ज़ा कर लिया था, जो कि पश्चिमी देशों को, खास करके USA को हज़म नहीं हुआ, और उन्होंने कुवैत को आज़ाद कराने के लिए इराक पर हमला किया था। तब हुआ था पहला खाड़ी युद्ध, उसे फर्स्ट गल्फ़ वार कहते थे 1991 में। तो उसकी बात अलग है।
लिखिए मत आप लोग, सब लिखाऊंगा मैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो वर्ल्ड मैप में मैं आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि मिस्र कहाँ है, सऊदी कहाँ है। अब जो हमारा आज के वीडियो का मेन किरदार है, मेन कैरेक्टर है इजराइल और फ़िलिस्तीन। तो इस मैप में आप देखें इजराइल कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा इजराइल। मैं इसको दूसरे पेन से अलग दिखाता हूँ आपको, ये रहा इजराइल। और इसी इजराइल में यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप है जिसे आप कहते हैं गाज़ा स्ट्रिप। ये रहा आपका वेस्ट बैंक, पश्चिमी तट जिसे आप कहते हैं। ये पश्चिमी तट क्यों कहते हैं ये कहानी भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये रहा आपका इजराइल जिसकी बाउंड्री इधर वेस्ट में मिलती है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से, और उधर ईस्ट में इसकी बाउंड्री जो है ऊपर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब से मिलती है। इजराइल दुनिया के लगभग सेंटर में है। ये अगर ग्लोब में आप सामने से देखेंगे तो ये जो जगह है इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो जगह हैं दुनिया के लगभग सेंटर में या केंद्र में है। ओके, तो ये रहा आपका इजराइल। इजराइल की सीमा अभी मैंने कैसे बताया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, और इधर क्या रहा, ये आपका सऊदी अरब, इससे मिलती है। इधर भूमध्य सागर और इधर मिस्र, इन देशों से इजराइल की बाउंड्री मिलती है। इजराइल दुनिया के सबसे नए देशों में से एक देश है। 1948 में बना है ये। दुनिया का सबसे नया देश तो नहीं है। दुनिया का सबसे नया देश कौन सा है, कोई बताएं? साउथ सूडान। दुनिया का सबसे नया जो देश है वो है साउथ सूडान। अच्छा गौरव आप बताएं, भारत का सबसे नया स्टेट कौन सा है? गौरव, साइना आप बताएं, भारत का सबसे नया स्टेट कौन सा है? आप बताएं। चांद आप बताएं। सोनू, तेलंगाना। यस, भारत सबसे लास्ट में अभी जो बना है तेलंगाना बना है ना, यूटी नहीं बोला मैंने। सबसे नई यूटी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना। तो सबसे नया स्टेट भारत में तेलंगाना है। उसी तरह से दुनिया के नक्शे पर आया सबसे जो नया देश है वो साउथ सूडान है। ओके, सूडान के दो हिस्से हुए ना, एक सूडान जो नॉर्थ का हिस्सा था वो पुराना, वो सूडान रह गया, ये साउथ सूडान हो गया। अब फिर लड़े आपस में। खैर कहाँ था मैं? ओके, अब तो दुनिया के सबसे नए बने देशों में से एक है इजराइल। ओके, तो इस मैप की बात हमारी ख़त्म हो गई। तो अब देखें ना, इस झगड़े में ईरान भी शामिल है, लेकिन ईरान जो है भौगोलिक रूप से इसराइल से काफ़ी दूर है। ये रहा आपका ईरान और ये ईरान यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये आपको देखें पाकिस्तान की बाउंड्री ईरान से मिलती है। ये आपका पाकिस्तान आ गया, ऊपर अफ़गानिस्तान आ गया। तो ईरान काफ़ी दूर है, भौगोलिक रूप से काफ़ी दूर है इसराइल से। ओके, लेकिन इस झगड़े में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है। हमास पर जो हाथ रखा हुआ है, या हमास को किसका बर्दाश्त मिला हुआ है? ईरान जैसे देशों का मिला हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। तो अब इस मैप को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें कोई चीज़ दिखाई ना दे रही हो आप जूम करके इसको देख लीजिए। ओके, अब आगे चलते हैं। दूसरा मैप हमारे पास जिसमें हमने आपको दिखाया इजराइल को थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं जूम करके दिखाया। मैं फिर से कहूँ, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं। नए आए हम यूट्यूब पे, जैसे जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होगा, हम यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड भी ले आएंगे, लेकिन अभी हमारे पास रिसोर्सेज सीमित हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप बने हुए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, आगे चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। अब ये रहा आपका इजराइल। ये जो मैंने बनाया है रेड कलर से, ये जो बाउंड्री बनाई है ये वाली, ये सारा का सारा ये रहा आपका इजराइल। अच्छा, अब आप इजराइल के नॉर्थ में आप देखें तो लेबनान देश है, छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है। ज़्यादातर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, शिया और सुन्नी। लेबनान देश है, छोटा सा देश है, इजराइल के बिल्कुल नॉर्थ में है। अब लेबनान के आप साउथ में चलें तो यहाँ पर मैंने लिखा गोलन। जैसे हम लोग कहते हैं नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल्स। अरावली पहाड़ कहाँ है फुरकान? नहीं पता? तुमको ये नहीं पता अरावली पहाड़ कहाँ है? ओके, कोई बात नहीं, नए स्टूडेंट हो। यस, आप बताएं अरावली हिल्स इंडिया में कहाँ है? आप बताएं। राजस्थान में। ओके, अरावली हिल्स राजस्थान में है। खैर आप तो ये बता दें अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है? अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी गुड, गुरु शिखर। ओके, पढ़ के आया करो। खैर, तो जैसे अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है ना, और क्या है? पचमढ़ी, पारसनाथ, विंध्याचल, उसी तरह से पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों का नाम है गोलन पहाड़ियाँ, गोलन हिल्स, गोलन हाइट्स। इसको इंग्लिश में गोलन हाइट्स बोलते हैं, हम लोग इसको बोल देते हैं गोलन पहाड़ियाँ। कहीं गोलान पहाड़ियाँ, कहीं गोलन पहाड़ियाँ लिखा रहता है। एक्चुअली ये जो गोलन हिल्स या गोलन पहाड़ियाँ जो हैं, ये सीरिया का हिस्सा था कभी। जैसे हम लोगों से अक्साई चीन छीन रखा ना चाइना ने, और कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने कब्जा रखा है,
उसी तरह से ये जो गोलन हाइट्स का जो इलाका है ये सीरिया का था। इनमें युद्ध हुआ, 1967 में वार हुआ। उस वार में इजराइल ने इन गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। गोलन हाइट्स पर भी कब्जा किया, लेबनान के भी कुछ हिस्से पर कब्जा किया, जॉर्डन के, सीरिया के, यहाँ तक कि इजिप्ट के भी बहुत सारे हिस्से पर इसने कब्जा कर लिया था। उसकी बात बाद में अभी है। तो ये गोलन हाइट्स हैं। गोलन हाइट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से इसी जगह के आसपास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जॉर्डन नदी या जॉर्डन रिवर। आप लोगों से एक सवाल पूछता होगा, जो लोग इस फील्ड में यूपीएससी पीएससी या एग्ज़ाम की तैयारी में दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन वो लोग भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं आप लोगों को समझाता चलूँ। भूगोल में, ज्योग्राफी में एक शब्द आता है रिफ्ट वैली। हिंदी में उसे आम भाषा में कहते हैं दरार घाटी, और शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं हम भ्रंश घाटी। आपने एक प्रसंग सुना होगा कि धरती फटी और सीता माता उसमें समा गई। भूकंप जैसा कुछ आया होगा ना, इतना उनके खिलाफ इतने कठोर शब्द कहे गए होंगे कि इससे धरती भी कांप गई होगी। भूकंप आया और माता उसमें समा गई। कहानी सुनी है ना आपने। तो अब उसी तरह से अक्सर जब भूकंप आता है, खैर ज्वालामुखी फटता और भूकंप आता, भूकंप आया किसी ज़माने में, और भूकंप इतना ज़बरदस्त था कि आज जहाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और सोन, जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं, तो इन नदियों के रास्ते में नदियाँ, इन नदियों का अस्तित्व नहीं था। गंगा जी को भगीरथ लेकर आए, है ना, ऊपर आसमान से गंगा जी को लेकर आए, लेकिन इन नदियों का अस्तित्व नहीं था। इन नदियों का अस्तित्व ज़मीन पे नहीं था। जब भूकंप आया तो जहाँ ये नदियाँ बहती हैं वहाँ पर एक बहुत गहरी और लंबी दरार बन गई, ज़मीन फट गई। समय के साथ इनमें पानी बहने लगा और यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन के नाम से रिवर बहने लगी। इन नदियों को हम कहते हैं दरार घाटी नदी या रिफ्ट वैली। भूकंप की वजह से जब ज़मीन में बहुत लंबी, कई किलोमीटर, सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर लंबी दरार पड़ जाती है, उसमें पानी बहने लगता है, उसी को हम कहते हैं दरार घाटी नदी। ओके, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी, सोन नदी, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं दरार नदियाँ हैं या दरार घाटी नदियाँ हैं या रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है। अक्टूबर चल रहा है, सुबह शाम सर्दी हो रही है ना, उसका असर सभी को हो रहा है। दिन में ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, सुबह शाम सर्दी हो रही है, जिससे वायरल फीवर हो रहा है, हम भी खांस रहे हैं ना। ओके, आगे चल रहे हैं। तो यहाँ से इसी के आसपास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर या जॉर्डन नदी। ये दरार घाटी में बहती है या रिफ्ट घाटी में बहती है। कहने का मतलब क्या है कि ये नदी कैसे बनी होगी, कभी भूकंप आया होगा, उस भूकंप की वजह से ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये पूरी की पूरी एक दरार बन गई, इसी में नदी बहती है। जॉर्डन देश के नाम पर इसको कहा जाता है जॉर्डन रिवर। अब इस रिवर की वैल्यू को हम कहते हैं जॉर्डन रिवर वैली। ओके, ये रही नदी आपकी, ब्लू कलर से मैं इसको दिखाता हूँ आपको, फिर से मैंने बनाया है ये। अब आप कहोगे साहब ये क्या बना रखा आपने। दुनिया में सबसे ज़्यादा खारापन कहाँ मिलता है, क्वेश्चन आता है ना, कहाँ मिलता है, डेड सी या मृत सागर में। उसको डेड सी या मृत सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ उस पानी में खारापन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जीवन आमतौर पर पनपता नहीं है, या आप किसी जीव व्यक्ति को, कीड़े मकोड़े को उसमें डाल देंगे, मर जाएगा, इतना खारा पानी है, इसलिए उसको डेड सी बोलते हैं, मृत सागर। और ये भी कहा गया है, कहते लोग, मैंने देखा तो नहीं है, कि डेड सी इतना खारा है, उस खारेपन की वजह से उस पानी की डेंसिटी या घनत्व इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप उसमें लेट जाएँ ऐसे करके तो आप डूबेंगे नहीं, इंसान उसमें डूबेगा नहीं, इतना खारा पानी है उसका। अब अगर आपके साथ पत्थर वत्थर बांध दें फिर तो आपकी डेंसिटी, आपका जो वेट है ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर तो डूब ही जाओगे, है ना। तो ट्राई मत करना, कभी कोई पत्थर डाल दे आपके ऊपर तो और आप, है ना, जाके ऊपर हाथ मिलाएं। ओके, तो डेड सी ये रहा, मृत सागर। तो जिस समय ये नदी बनी, दरार की, भूकंप आया, भूकंप की वजह से दरार बनी। अब यहाँ पर ये दरार जो है कुछ ज़्यादा ही चौड़ी हो गई, वो जो दरार या रिफ्ट आ रही थी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चौड़ी और गहरी हो गई इसी नदी के आसपास। तो नदी आ रही है, ठीक है साहब, नदी आ रही है, नदी यहाँ से भी होकर गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर जो दरार है वो एक विशाल खाई या विशाल खड्ड के रूप में बदल गई, जिसने एक झील का रूप ले लिया, विशाल झील का रूप ले लिया। और इतनी बड़ी झील है कि आमतौर पर इसको हम सी कह देते हैं। तो ये है मृत सागर या डेड सी। क्वेश्चन आता है सिंपल, अगर आप वनडे एग्जाम देंगे तो उसमें अक्सर सवाल आएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खारी झील कौन सी है, डेड सी लेक है। डेड सी लेक किसके बीच में है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में, ठीक है ना। अक्सर जॉर्डन सीरिया बोल देते हैं, जॉर्डन सीरिया नहीं, जॉर्डन और इजराइल के बीच में, ठीक है साहब। ओके, आगे चलें।
नदी आ रही है, इसको पानी सप्लाई कर रही है, उसके बाद फिर नदी आगे फिर बह जाती है और लास्ट में आकर के ये गल्फ ऑफ अकावा, ये अकावा की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है। और अकावा की खाड़ी किस में मिल जाती है? रेड सी में। रेड सी किसका हिस्सा है? इंडियन ओशन। ओके, अब तो अब इधर रहा आपका इजराइल और इधर रहा आपका जॉर्डन। ठीक है, ये जो नदी है, जॉर्डन नदी जिसे आप कह रहे हो, ये एक्चुअली जॉर्डन और इजराइल के बीच में बाउंड्री है या सीमा रेखा है। इधर इजराइल है और इधर जॉर्डन है। ठीक है, अब गोलन हाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब सीरिया जो है अक्सर नाराज़ रहता है इजराइल से, किसको लेकर के? गोलन हाइट्स को लेकर के। ठीक है ना। सीरिया का राष्ट्रपति कौन है इस समय, आप बताएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, दुनिया के कई तानाशाहों में से एक तानाशाह इस समय बशर अल असद है ना। इनके जो पिता थे वो सीरिया के राष्ट्रपति रहे, उनके पिता के बाद अब ये जो ख़ानदानी विरासत के रूप में बशर अल असद है ना, सीरिया के राष्ट्रपति है। ये एक गुट है, ये सीरिया, ईरान और रशिया का पूरा त्रिकोण है ये। ओके, आगे चलते हैं। अब ये रहा इजराइल। इजराइल ये है उत्तर में लेबनान, फिर इधर इजराइल, और इजराइल की बाउंड्री किससे मिल रही है? उत्तर में लेबनान, इधर आप ईस्ट में देखें तो सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब। साउथ ईस्ट में सऊदी अरब से, ईस्ट में जॉर्डन से, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया से, नॉर्थ में लेबनान से, और इधर ये आपका साउथ वेस्ट रहा। साउथ वेस्ट में इसकी जो बाउंड्री मिल रही है इजिप्ट या मिस्र से मिल रही है, और यहाँ पर रहा आपका भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। ओके, ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। अब यहीं पर मैंने यहाँ पर छोटा सा लिखा गाज़ा, और ये लिखा है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक और गाज़ा। इसके बारे में बताता हूँ आपको। जब इजराइल देश बना, अभी डिटेल में आगे बात करूँगा, जब इजराइल देश बना तो वहाँ पर जो अरब मूल के लोग थे, जिन्हें हम फ़िलिस्तीनी बोलते हैं, अरब ओरिजिन के लोग थे वो, और जो यहूदी लोग थे वो, उन दोनों में ज़मीन का बंटवारा हुआ। जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान में ज़मीन का बंटवारा हुआ, उसी तरह से 1947-48 में इन दोनों के बीच में ज़मीन का बंटवारा हुआ। तो आज ये जो जगह देख रहे हो ना, इससे कहीं ज़्यादा लगभग इतना, ये हिस्सा जो था वो फ़लस्तीनी अरबों को मिला था। अरब माने अरब ओरिजिन के लोग, जैसे कहते हैं ना हिंदू, यानी कि हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, ठीक है ना, शिया लोग, सुन्नी लोग, तो उसी तरह से अरब। अच्छा, अरब क्या है? अरब जो है, अरब क्या है? अरब एक कल्चर है, भाषा समूह है, अरबी भाषा बोलने वालों का एक सांस्कृतिक समूह है अरब। ठीक है ना, अरब कॉन्टिनेंट नहीं है, एक्चुअली ये कल्चर है, लेकिन बाद में इसी को लोग जो है नस्ल का मुलम्मा उड़ा देते हैं। अरबी घोड़ा कहते हैं ना, अरबी घोड़ा तो बहुत अच्छा होता है अरबी घोड़ा, खैर जो भी है। तो अरबी भाषा बोलने वालों का लोगों का समूह है। और अरब जो है एशिया में नहीं है, अरब कल्चर एशिया में नहीं, अफ्रीका में भी है। अफ्रीका के कुछ देश जो हैं वो सांस्कृतिक रूप से अरब में आते हैं। ओके, खैर, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, लगभग ये सारा का सारा हिस्सा जो था वो जो अरब ओरिजिन के फ़िलिस्तीन थे उनको मिला, या कह सकते हैं जो मुस्लिम थे उनको मिला, और बाकी हिस्सा जो मिला वो यहूदियों को मिला। लेकिन बाद में धीरे धीरे अरब के देशों में इजराइल में जंग हुई। लास्ट में आकर के अब ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा ये फ़िलिस्तीनियों के पास है, ये हिस्सा, और इसके अलावा ये हिस्सा ये फ़िलिस्तीनियों के पास है। अच्छा, जैसे एक पतली सी स्ट्रिप काट देते हैं ना आप लोग, पतली सी पत्ती या स्ट्रिप काट देते हैं, तो ये इलाका जो है जिसे मैंने गाज़ा लिखा है, ये इलाका इतना छोटा सा है, इसका क्या है, लगभग 40 से 45 किलोमीटर लंबा है। ये इलाका 40 से 45 किलोमीटर लंबाई में है, और 6 से 7 किलोमीटर ये इलाका चौड़ाई में। तो इसको पट्टी बोलते हैं हम, पट्टी या स्ट्रिप। इंग्लिश में गाज़ा स्ट्रिप, हिंदी में गाज़ा पट्टी। और इसका जो कुल एरिया है, हमारा जो शहर है बॉम्बे शहर से भी आधा एरिया है इसका, और इस इतने से एरिया में यहाँ पर लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। और ये दुनिया के हाईली डेंसिटी, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में से एक इलाका ये है ना। जैसे कहते हैं ना पैर रखने को जगह नहीं है, वो वाली स्थिति है यहाँ पर। छोटे से एरिया में यहाँ पर 20 लाख लोग रहते हैं, फिर भी। अच्छा, यहाँ पर गांव भी है भाई, ग्रामीण बस्तियाँ भी हैं। इजराइल और भूमध्य सागर से लगे हुए बॉर्डर के आसपास ग्रामीण बस्तियाँ भी हैं, लेकिन 3 जो हैं इलाके शहरी हैं, या यहाँ पर 3 शहर हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे फेमस शहर जो है वो गाज़ा है। इस इलाके में यहाँ पर गाज़ा, यहाँ पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, तेल अवीव इजराइल की पुरानी राजधानी। अब तो इजराइल जो है अपनी नई राजधानी यरूशलेम को बोलता है। 1980 में ही इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। यूएसए ने या यूएन ने उसको मान्यता नहीं दी थी राजधानी के रूप में, यूएन ने तो अभी भी नहीं दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप महोदय के समय में यूएसए ने इजराइल की कैपिटल के रूप में यरूशलेम को मान्यता दे दी थी। उससे फिर
फसाद की स्थिति आ गई थी। खैर अभी वो बात बाद में है। तो ये इजराइल की राजधानी रही तेल अवीव, जहाँ पर इजराइल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, बेन गुरियन हवाई अड्डा। बेन गुरियन कौन है? इजराइल के फाउंडर हैं। बेन गुरियन जो हैं वो इजराइल के फाउंडर हैं, अभी बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो ये रहा गाज़ा। और गाज़ा के अब जब गाज़ा बॉर्डर, गाज़ा पट्टी या गाज़ा स्ट्रिप जो है, इसकी बाउंड्री जो है एक और इजराइल से, एक और इजिप्ट से, थोड़ा सा हिस्सा इसका इजिप्ट से लगता है और बाकी ज़्यादातर इसका भूमध्य सागर से लगता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं, नहीं तो बंद करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो हिस्सा है वार, आफ्टर वार या युद्ध के बाद फ़लस्तीनियों के पास ये हिस्सा रह गया, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। अभी इसमें भी और झोल है, आगे चलते हैं। इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। अब इस बैंक, यहाँ पर ये जो मैंने आपको रेड कलर का डॉट डॉट बना दिया, ये है यरूशलेम। यरूशलेम की क्या स्टोरी है ये बताऊंगा आपको। ये यरूशलेम है, ये जेरूशलेम। इस पर अभी किसी भी देश का डायरेक्ट कब्जा नहीं है। यूएन प्रमाणित, हालांकि इसको लगभग ऑक्युपाई कर लिया इसराइल ने, लेकिन अभी भी फॉर्मली ये जो है किसकी टेरिटरी है? यूएनओ की टेरिटरी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसकी प्रासंगिकता मतलब इसका वजूद या इसकी उपयोगिता पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा था, लंबे समय से लग रहा था। अब रूस और यूक्रेन वार ने फिर ये सिद्ध कर दिया कि यूएनओ का घोषित लक्ष्य क्या था? दुनिया में शांति की स्थापना करना और ऐसे कोशिश करना कि दुनिया में कहीं भी युद्ध ना हो। कम से कम तृतीय वर्ल्ड वार तो हो ही ना, थर्ड वर्ल्ड वार तो हो ही ना, इसके अलावा भी दुनिया में कहीं वार की कंडीशन ना हो। ये यूएनओ का घोषित लक्ष्य था। लेकिन यूएनओ के बनने के बाद ही कहीं स्वेज क्राइसिस, कहीं कोरियन क्राइसिस, कभी अमेरिका वियतनाम में चला गया, तो कभी चीन ताइवान को धमकाता है, इजराइल फ़लस्तीन को धमकाता है, या हमास इजराइल को धमकाता है, कुछ भी कह लें आप। ईरान इराक 8 साल लड़ते रहे, भारत ने कई युद्ध बर्दाश्त किए, कभी पाकिस्तान हमला करता है भारत पे, कभी चाइना हमला करता है। तो यूएनओ की प्रासंगिकता पर प्रश्न तो पहले ही लग रहे थे, लेकिन रूस यूक्रेन जैसे युद्ध ने कह दिया कि भाई यूएनओ इस मामले में तो लगभग फेल है। लगभग नहीं, हाँ लगभग फेल है। लेकिन अब जब हमास ने खुलेआम इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल बदला लेने के लिए गज़ा पर हमले कर रहा है, ये आसपास घुड़कियाँ दे रहा है, तो इस समय लगता है कि कम से कम शांति स्थापना के लिए युद्ध रोकने में जो यूएनओ की भूमिका थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। क्योंकि यूएनओ में कुछ चौधरी हैं, गाँव में चौधरी होते हैं ना, गाँव में कुछ चौधरी होते हैं, उनके सामने आप बोल नहीं सकते। तो यूएनओ में कुछ चौधरी हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश, जिनके सामने आप बोल नहीं सकते। जैसा ये चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में या पीस या वार के मामले में, वैसा ही होता है। ओके, आगे चलते हैं। तो अब 1948 में जब इजराइल बना था, तो ये यरूशलेम है, यरूशलेम को यूएनओ ने ना तो यहूदियों को दिया यानी कि इजराइल को, और ना मुसलमानों को दिया यानी कि फ़लस्तीन को, ना ईसाइयों को दिया। वजह इसकी क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ पर ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों ही धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। तीनों ही धर्म इसे अपना पवित्रतम स्थान मानते हैं। अब यूएनओ ने ये देखा था कि अगर किसी एक को यहाँ सौंप दिया तो यहाँ बहुत भयानक बवाल हो जाएगा, इसलिए यूएनओ ने इसे अपने पास रखा। ठीक है ना, वो क्या स्थिति थी अभी उसकी बाद में बात करेंगे। तो ये रहा आपका यरूशलेम, ये सारा का सारा इलाका है जिसे हम कहते हैं वेस्ट बैंक। बैंक मतलब नदी का किनारा, सुना ना, रिवर बैंक, बैंक माने नदी का किनारा। तो अब ये जॉर्डन रिवर है, ये वाली कौन सी रिवर है? ये जॉर्डन रिवर है। ये जॉर्डन रिवर का ईस्ट का किनारा और ये वेस्ट का किनारा, ये पूरब का किनारा इधर और इधर पश्चिम का किनारा। तो इसलिए इस इलाके का नाम पड़ा है वेस्ट बैंक, पश्चिमी तट। हिंदी में इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। ओके, समझ गया, याद रहेगा वेस्ट बैंक। तो जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं वेस्ट बैंक या पश्चिमी तट। ओके, तो अब फ़लस्तीन में जो सरकार चलती है, दो जगह चलती है, एक वेस्ट बैंक से और एक गाज़ा से। अभी आगे चलते हैं। अब ये जो सारा इलाका आप देख रहे हो ना, इस इलाके में इजराइल की बस्तियां धीरे धीरे ऐसे बस चुकी हैं जैसे समुद्र में छोटे छोटे आइलैंड या छोटे छोटे द्वीप, ये इस तरह से। आप अगर आप इजराइल का मैप देखें, इजराइल फ़लस्तीन का मैप देखें आप बड़ा करके, या आजकल काफ़ी चल रहा है इजराइल फ़लस्तीन को संकट को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से इजराइल ने यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बना, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर फ़लस्तीन है। जैसे आप जाएंगे ना, आप जाएँ दिल्ली जाएँ, तो आप अक्सर दिल्ली में जाकर के होता है पता नहीं चल रहा कब दिल्ली में है, कब गाज़ियाबाद में है, कब गुड़गांव में है, कब नोएडा में है, कब ग्रेटर नोएडा में है। सभी एक दूसरे से अंदर मिले हुए हैं। कहीं दिल्ली, अभी आप दिल्ली के बॉर्डर पे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, पता चला ग्रेटर नोएडा आ गया, ग्रेटर नोएडा गुड़गांव आ गया, फिर इधर को दाएं बाएं हुए तो गाज़ियाबाद आ गया। क्यों? क्योंकि सब आपस में घुले मिले हैं,
आड़े तेछे इधर से जिधर को मिल गया है उधर से उधर को वो चला गया है ना। गाजियाबाद किसने बताया था, किसने बसाया था? गाजीउद्दीन ने, नजीबुद्दौला ने नजीबाबाद बसाया था, ठीक है, ओके। दिल्ली के पास बसा था, कोई मुग़ल वज़ीर था गाजीउद्दीन, उसने बसाया था। और एक मुग़ल वज़ीर था नजीबुद्दौला, अहमद शाह अब्दाली का, भारत में एक विभीषण है ये भी एक तरह का, नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का साथी था। तो उसने जब मराठों ने उसको भगा दिया था तो उसने नजीबाबाद बसाया था। पानीपत मूवी देखिए, पानीपत मूवी देखिए, देखना उस पानीपत मूवी में इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कम से कम हुई है, समझते हैं ना। पानीपत मूवी आप लोग देखना, उसमें इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कम से कम हुई है, ओके। उसमें दिया है अहमद शाह अब्दाली वगैरह वगैरह। तो अच्छा, तो यहाँ पर भी इसराइल ने अपनी बस्तियाँ बसा रखी हैं। इसराइल का रोल यहाँ पर यह है चौकीदार वाला या चौधरी वाला या ठेकेदार वाला। जैसे गांव में होते हैं ना दादा टाइप के लोग, जिधर को निकल गए उधर के उनका रास्ता। अमिताभ बच्चन जी का फेमस डायलॉग है ना कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं। तो फ़लस्तीन में इसराइल का वही हाल है, जहाँ मर्जी वहाँ पर वो अपनी बस्तियाँ बसाया जा रहा है, इसी चीज़ का झगड़ा है, ओके। तो अब फ़लस्तीन की जो सरकार है या फ़लस्तीन की टेरिटरी है, दो जगह है। एक तो यहाँ पश्चिमी तट पर, बड़ा नक्शा आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये पश्चिमी तट फ़लस्तीन का दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पश्चिमी तट का हाल ऐसे हो रखा है जैसे आप ब्रेड रख के भूल जाइए 3 दिन ब्रेड रख के भूल जाइए, चौथे दिन आप देखेंगे तो जगह जगह उसमें आपको फफूंदी, फंगस या कवक जो भी कहते हैं, जगह जगह उभरे हुए वो आपको दिखाई देंगे। ये हाल हो रखा है इसका। वो जो फफूंदी और फफूक जो है वो इसराइल है, ओके। और ये रहा आपका गाज़ा, छोटा सा इलाका, ठीक है। अब धीरे धीरे पश्चिमी तट और गाज़ा में दोनों में अलगाव हो रखा है। कहते हैं इन दोनों को एक ही देश हैं, लेकिन यहाँ किसी और की सरकार है, यहाँ किसी और की सरकार है। पश्चिमी तट पे जो सरकार है उसे हम कहते हैं फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी। यूएनओ ने या किसी भी अन्य देश ने फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में भी मान्यता नहीं दी है। बहुत से देश मांग करते हैं इसकी। पंडित नेहरू ने भी इसकी मांग की थी, महात्मा गांधी जी ने मांग की थी। आजकल वाजपेयी जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब वो जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री रहे थे तो उन्होंने कहा था कि फ़िलिस्तीनियों को अपना या अरबों को अपना देश लेने का अधिकार है। लेकिन अभी जब तक यूएनओ मान्यता नहीं दे देता है एक अलग देश के रूप में फ़लस्तीन को, तो फ़लस्तीन का अभी वजूद नहीं है। अभी इजराइल के कब्जे में फ़लस्तीन जो है एक ऑटोनोमस स्टेट है। हम लोग मांग कर रहे थे ना 20 अगस्त 1917 को कहा था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अनाउंसमेंट आया था कि भारतीयों को प्रशासन की हर शाखा में धीरे धीरे और अधिक उत्तरदायित्व दिया जाएगा। हम लोग मांग करते थे ना ऑटोनॉमी की। फिर ऑटोनॉमी से शब्द आया होम रूल से आया क्या, इंडिपेंडेंट। तो अभी जो है ये इलाके, ये वेस्ट बैंक जो है ये इजराइल के कब्जे में एक ऑटोनोमस अथॉरिटी है। और इस अथॉरिटी को चलाने के लिए यहाँ पर एक राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, उनका नाम महमूद अब्बास है। उसको कहा जाता है फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी। समझ रहे ना, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। जैसे आप हमारे यहाँ देखते हैं ना यूनियन टेरिटरी दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली की जो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद हैं उन्हें सारे अधिकार नहीं मिले हुए। अल्टीमेटली चलती वहाँ पर केंद्र सरकार की है, ओके। तो इसी तरह से अल्टीमेटली चलती हैं इजराइल की है, लेकिन कहने को वो राष्ट्रपति हैं। फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति यूएनओ की बैठक होती है तो उसमें वो जाते हैं, ओके, लेकिन इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। चले साहब, तो अब यहाँ पर इस जगह पर जो आपका जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पर जो शासन है वो पीएलओ का है, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। 1964 में बना था, 1964 में बना था पीएलओ। इसकी बात अभी बाद में करूँगा। 1964 में पीएलओ बना था। 1967 में यासर अराफात पीएलओ के चेयरमैन बने थे। उसके बाद पीएलओ जो था लंबे समय तक फ़लस्तीन की आवाज़ बन करके उभरा था। लेकिन अब पीएलओ का यहाँ से वजूद जो है वो ख़त्म हो गया है। 1985-87 के आसपास यहाँ पर हमास बना था। हमास जो था एक राजनीतिक गुट के रूप में बना था, लेकिन धीरे धीरे ये उग्रवादी और अतिवादी गुट के रूप में बदल गया। तो गाज़ा में जो सरकार है वो हमास की है, और यहाँ पर वेस्ट बैंक में जो सरकार है वो किसकी है, पीएलओ या फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पर एक शब्द आता है फतेह। तो पीएलओ की जो पॉलिटिकल विंग है फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मूल रूप से ये एक अगर हम इजराइल की भाषा में कहें तो ये उग्रवादी संगठन था, फ़िलिस्तीनियों की भाषा में कहें तो ये एक स्वतंत्रता संगठन था। उसी तरह से अब हमास की बात करें तो पूरी दुनिया की भाषा में कहें, मेरा जो अपना पर्सनल बात है तो ये उग्रवादी संगठन है ये, क्योंकि जो बच्चों पे महिलाओं पे बेकसूर पर जुल्म करे वो उग्रवादी है, तो ये उग्रवादी संगठन है। लेकिन गाज़ा के लोग इसको अपना जो कहते हैं ना स्वतंत्रता आंदोलन का नायक मानते हैं, ओके, जो भी है। तो गाज़ा में सरकार हमास की है और यहाँ पर जो सरकार है पीएलओ की है, और फतेह जो है पीएलओ की एक पॉलिटिकल विंग है, ओके। चलें साहब, हमास का ही एक गुट है दावा। किसी ने सुना दावा?
हमास का ये गुट है दावा, जो कि हमास की सोशल विंग है। सोशल विंग समझते हैं ना, हमास की वो विंग जो गाज़ा के लोगों के लिए स्कूल, बिजली, पानी, है ना, स्कॉलरशिप, एजुकेशन, मेडिकल वगैरह इसका जो इंतज़ाम करती होगी, सोशल विंग समझ रहे ना, तो उसका नाम है दावा। ओके, चलते साहब आगे। तो मैंने आपको बताया, तो ये गाज़ा रहा और ये रहा वेस्ट बैंक, ये सारा का सारा इजराइल है। अब थर्ड मैप मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है ये वाला। अब मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, इसको रोक दीजिए, चाय पीऊँगा मैं। तो अब तीसरे नंबर का मैप मैंने आपके सामने बनाया है। मैं आपको सुएज नहर को दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप इस मैप को देखें तो जब तक सुएज नहर नहीं बनी थी, सुएज नहर यहाँ पर है, ये जो आपका इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वहाँ पर है सुएज कैनाल या सुएज नहर। जैसे भारत में है ना गंगा नहर, कहाँ से निकली गंगा नहर? हरिद्वार से ना। हाँ, तो बहुत बड़े गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, जिसे आप राजस्थान नहर बोलते हो। तो खैर ये नहरें इतनी गहरी और बड़ी नहीं है, ना इनमें इतना पानी है कि इनमें बड़े बड़े शिप चल पड़े। लेकिन सुएज कैनाल या सुएज नहर जो है इतनी बड़ी है कि दुनिया से बड़े शिप इससे होकर के जा सकते हैं, और 24 घंटे और 12 महीने हर मौसम में ये खुली रहती है। ठीक है। तो जब तक सुएज नहर या सुएज कैनाल नहीं बनी थी, तब तक अगर आपने शिप से या समुद्र के रास्ते, कोलंबस आया था ना भारत पहली बार, कोलंबस, वास्को डी गामा, कौन आया था? नहीं, कोलंबस नहीं आया, सॉरी, कोलंबस भारत नहीं आया था। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन कहाँ पहुँच गया था? अमेरिका पहुँच गया था। आई एम सॉरी। तो सबसे पहले रास्ता खोजा बार्थोलोम्यू डियाज ने, केप ऑफ गुड होप की खोज की। उसके बाद भारत जब आया सबसे पहले वो आया वास्को डी गामा। अच्छा, वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय नहीं है, ध्यान रखिए, या एशिया आने वाला पहला यूरोपीय नहीं है, एक्चुअली समुद्र के रास्ते आने वाला ये पहला यूरोपीय है। तो इसके बारे में फिर कभी बाद में बात करेंगे। तो जब अगर आपने सुएज नहर बनने से पहले अगर आपने भारत आना है, इधर से आप चाहें उत्तरी अमेरिका से या दक्षिण अमेरिका से या यूरोप से आ रहे हैं समुद्र के रास्ते, तो आपने अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आना है। यहाँ पर अफ्रीका का चक्कर लगाना है, उसके बाद फिर ये रास्ता आपका यहाँ पर होकर के गुजरता है। तो इसमें समय और ईंधन बहुत ज़्यादा खर्च होता था, समय ईंधन बहुत खर्च होता था। इसके अलावा ये सारे के सारा एरिया जो था समुद्री लुटेरों से भरा हुआ था। तो एक शिप के साथ 2 शिप अलग से आर्मी लेकर के चलनी पड़ती थी अपने जान और माल की हिफाजत के लिए। आज भी यहाँ समुद्री लुटेरों की भरमार है, खास करके सोमालिया में। तो समय के साथ यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर के सुएज कैनाल बनाई। बताता चलूँ सुएज कैनाल के बारे में। इंग्लैंड सबसे पहले सुएज कैनाल में जो पैसा लगाया, या सुएज कैनाल बनाने के लिए जो पैसा लगाया, वो इजिप्ट और फ्रांस की सरकार ने लगाया। लेकिन बाद में इजिप्ट की सरकार जो थी उसके पास पैसे की तंगी आ गई, तो उसने उस कंपनी में, जो कंपनी सुएज कैनाल बना रही थी, अपने शेयर या अपनी हिस्सेदारी ब्रिटेन को बेच दी। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के सुएज कैनाल को बनाया। सुएज कैनाल जब बन गई तो ब्रिटेन और फ्रांस का उस पर मालिकाना हक हुआ, क्योंकि उन्होंने ही उसको बनाया था। तो सुएज कैनाल जो है इधर रेड सी और इधर भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी दोनों को जोड़ती है। एक और भूमध्य सागर, दूसरी ओर लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है सुएज नहर। इससे क्या है कि यूरोप से एशिया या एशिया से यूरोप आना जाना बहुत आसान हो गया। समय की और ईंधन की बचत हो गई खास। ये इलाका जो है बिल्कुल शांत है, समुद्री लुटेरों से लगभग मुक्त है ये इलाका। सुएज कैनाल यहाँ पर मैंने इसको दिखाया है, ये सिनाई पेनिनसुला है। ये देखिए यहाँ ये आपका इजराइल रहा, इजराइल, और ये सऊदी अरब वगैरह, ठीक है, इजराइल, सऊदी अरब। ये रहा आपका सारा का सारा इलाका जिसे मैं कहता हूँ सिनाई पेनिनसुला या सिनाई प्रायद्वीप। किसका? इजिप्ट का या मिस्र का। मिस्र का, इजिप्ट का इलाका है। इसके बीच में मैंने ये दिखाया है सुएज नहर या सुएज कैनाल। इसके एक और, जहाँ से आप अगर मिस्र में भूमध्य सागर से अगर इसमें आप एंट्री करें तो यहाँ पर है पोर्ट सईद। ये क्वेश्चन भी आता है। इसके एक कोने पर पोर्ट सईद पोर्ट है, यहाँ से शुरू होती है और लास्ट में जहाँ ख़त्म होती है ये है सुएज पोर्ट। इसका एंड पॉइंट जो है वो है सुएज पोर्ट, यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो भूमध्य सागर की ओर है इस पर पोर्ट सईद, और रेड सी या लाल सागर की ओर है इस पर सुएज पोर्ट। ठीक है, दोनों इसके एक शुरुआती और एक एंड पॉइंट है सुएज कैनाल का। तो सुएज कैनाल बनने के बाद आप यहाँ पर आइए, अपना माल रेड सी में लेकर आइए, उसके बाद सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में चले जाइए। या अगर आपने यूरोप से आना है या अमेरिका से आना है तो आप अंध महासागर में आइए, इधर से आप जिब्राल्टर स्टेट से होते हुए भूमध्य सागर में एंट्री कीजिए और उसके बाद इधर से आप आ जाइए। तो सुएज कैनाल बनने के बाद ब्रिटेन का जो कब्जा था इंडिया और एशिया के दूसरी कॉलोनी पर और मजबूत हो गया है। तो ये रही आपकी सुएज कैनाल। 1956 में जो मिस्र के राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल नासिर,
गमाल अब्दुल नासिर जो शामिल थे नॉन अलाइन मूवमेंट में, गुट निरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। मिस्र के राष्ट्रपति थे ये और 1970 में इनकी डेथ हुई थी। गमाल अब्दुल नासिर अरब जगत के बहुत ही प्रख्यात नेता थे, सबसे बड़े नेता थे अपने ज़माने के। 1956 में इन्होंने इस स्वेज कैनाल पर कब्जा कर लिया। क्या कहकर कब्जा कर लिया कि भाई ये हमारी ज़मीन से होकर के जाती है, इसलिए इस पर कंट्रोल भी हमारा होगा। कब्जा करने का मतलब जो हम जिसे चाहेंगे वो इससे होकर के जाएगा और जिसे हम नहीं चाहेंगे वो इससे होकर के नहीं जाएगा। तो इजराइल के शिप की आवाजाही पर उन्होंने स्वेज कैनाल में रोक लगा दी। इसी वजह से इजराइल ने जो था हमला कर दिया था। इसी को हम कहते हैं स्वेज संकट या स्वेज क्राइसिस। तो इस स्वेज क्राइसिस को सुलझाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोरिया संकट रहा हो या स्वेज संकट रहा हो, उसमें शांति स्थापित करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा रोल रहा था। मैंने कहा ना, गमाल अब्दुल नासिर भले ही अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर नेता रहे हों, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पॉपुलैरिटी थी उस समय में किसी भी नेता से कम नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने भारत जैसे विशाल देश को आज़ाद कराया था गांधी जी के साथ मिलकर। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे, 16-17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे वो, तो उनका रोल बहुत अहम था। खैर, पंडित नेहरू के बारे में फिर से कभी बात करेंगे। तो 1956 में मिस्र ने स्वेज कैनाल पर कब्जा कर लिया, इजराइल की आवाजाही पर रोक लगा दी, इससे झगड़ा हो गया। तो 1957 में फिर से झगड़ा हुआ था अरब और इजराइल देशों के बीच में। खैर, तो ये सारी बातें हो गई जिसमें मैंने आपको कोशिश की है मैप में ज़मीनी हकीकत बताने के लिए कि इजराइल क्या है, हमास क्या है, लेबनान क्या है, या भूमध्य सागर वगैरह वगैरह क्या है। अब इस वीडियो के अगले भाग में हम लोग बात करेंगे